हेलो गाइस। पिछले सेशन में हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लाइक मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी ये सब हमने रिवाइज किया था। आज हम उस टॉपिक का फर्दर यूज करने जा रहे हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में कैसे मिलीमोल्स कैलकुलेट करते हैं, मोल्स कैलकुलेट करते हैं अगर आपको मोलैलिटी दी हो, ऐसे ही आज हम सीखने जा रहे हैं कैसे मिलीग्राम इक्विवेलेंट या फिर ग्राम इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर 0.2 मोलर सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़े तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? तो हमें नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने वॉल्यूम लीटर में लिया तो हमें मिलेगा ग्राम इक्विवेलेंट। अगर हमने वॉल्यूम ml में लिया तो हमें मिलेगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट। कभी कभी नॉर्मेलिटी हमें डायरेक्टली नहीं दी होती है तो हम मोलैलिटी से भी निकाल सकते हैं। मोलैलिटी इनटू नंबर ऑफ मोल्स, मोलैलिटी इनटू नंबर ऑफ मोल्स नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे यहाँ पर हमें मोलैलिटी दी हुई है तो हमने लिया 0.2 बैलेंस फैक्टर सोडियम सल्फेट। 2 सोडियम आयन है, एक सोडियम के पास +1 होता है, 2 सोडियम के पास +2 होगा तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 है। सोल्ट वाले केस में हम ऐसे ही तो बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। और यहाँ पर वॉल्यूम हमें दिया हुआ 2 लीटर तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 राइट कर दिया। सोल्व कर रहे हैं तो 0.8 ग्राम इक्विवेलेंट। ऐसे अगर हमें मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालने हो तो वॉल्यूम हमें ml में लेना होगा। यहाँ पर ऑलरेडी ml में दिया हुआ है तो मोस्टली हमें वॉल्यूम ml वगैरह में दिया होता है तो हम मिलीग्राम इक्विवेलेंट ही कैलकुलेट करना प्रेफर करते हैं। तो मोलैलिटी को बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में वॉल्यूम इन मिलीलीटर। इसको सोल्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 40 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। जैसे यहाँ देखिए नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl निकालने हमें 200 ml ऑफ 2 मोलर HCl। तो मोलैलिटी 2 है, HCl एक ही H प्लस आयन दे सकता है तो बैलेंस फैक्टर 1 है। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 200 ml तो ये हमें मिल रहा है 400 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। एक तरीका और भी हो सकता है, अगर हमें मोल्स पता हो, मोल्स को बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल सकते हैं। तो अगर हमें मोलैलिटी दे रखी हो तो हम मोलैलिटी इंटू बैलेंस फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर का यूज करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। मिलीग्राम इक्विवेलेंट के लिए यही वॉल्यूम हम ml में ले लेंगे। लेकिन अगर हमें मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, मोलैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, नॉर्मेलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो हम मोल्स को डायरेक्टली बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं और कहाँ पर यूज करना है वो भी देखते हैं। What is normality of sodium hydroxide solution which contains 8 ग्राम of solute in 200 ml of solution? तो सबसे पहले हम मोलैलिटी निकाल लेते हैं क्योंकि मोलैलिटी निकालना थोड़ा हमें आसान लगता है। तो गिवन मास बाय मोलर मास NaOH का 40 है। इस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 200/1000। तो जब हम इसे सोल्व कर रहे हैं तो मोलैलिटी 1 आ रही है। नॉर्मेलिटी हम जानते हैं मोलैलिटी इंटू बैलेंस फैक्टर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ही OH नेगेटिव आयन दे सकता है तो इसका बैलेंस फैक्टर हुआ 1। तो 1 इंटू 1 क्या आ गया? 1। तो ये इसकी नॉर्मेलिटी। मोस्टली हम इसका यूज कहाँ पर करते हैं? जैसे मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन वाला केस आ जाए या फिर कोई केमिकल रिएक्शन वाला केस आ जाए जहाँ पर हमें मोलैलिटी वगैरह के बारे में बता रखा है, वहाँ पर हम नॉर्मेलिटी वगैरह का यूज करना प्रेफर करते हैं। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में 2 केस हो सकते हैं। पहला केस जब आप सेम टाइप के सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं। अगर आप सेम टाइप के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। जैसे एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, बेस आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, बेस को डाइल्यूट करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तो सॉल्यूट कंजर्व्ड है। मिक्स करने से पहले हमने जितने मोल्स लिए थे सॉल्यूट के
मिक्स करने के बाद भी उतने ही होने चाहिए। अब मोल्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि हम जानते हैं मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होनी चाहिए? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम एसिड 1 के अंदर एसिड 2 मिक्स कर रहे हैं, तो पहले एसिड में कितने मोल्स हैं? M1V1 ऑफ एसिड। ऐसे ही एसिड 2 में एसिड के कितने मोल्स हैं? M2V2। एसिड यहाँ पर सॉल्यूट है, वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो इन दोनों ने आपस में रिएक्ट नहीं किया है, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो नया सॉल्यूशन बना है उसमें जो एसिड के मोल्स होंगे वो पुराने दोनों एसिड के मोल्स का सम होगा। तो जब रिएक्शन नहीं होती है तो हम ये कह सकते हैं फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, सम ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इन डिफरेंट सॉल्यूशन। V3 यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 का वॉल्यूम सॉल्यूशन 2 के वॉल्यूम का सम। ऐसे हम यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रही है तो पहले सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, दूसरे में कितने हैं, इन दोनों का सम इक्वल टू फाइनल ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो जब कोई रिएक्शन नहीं होती है तो हम यूज करते हैं M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3 अगर हम दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, या फिर N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N3V3। जैसे यहाँ पर हमने H2SO4 और वाटर को मिक्स किया, दो एसिड और वाटर को हम मिक्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वाटर तो ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना ही बेस के साथ। तो हमने यहाँ पर एसिड 1, एसिड 2 और वाटर को मिक्स कर रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाया है। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमसे पूछी जा रही है, वो भी किस टर्म में? H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में। यहाँ पर हमारे पास H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन है, एक H2SO4 में 2 H+ आयन है, इसका मतलब H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन इस कॉन्सेंट्रेशन का डबल होगी। तो यहाँ पर 0.2 है, तो इसका डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.4। पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने लिया है 200 ml। ऐसे ही दूसरे में H2SO4 तो 0.3 है, H+ तो डबल होंगे, इसलिए हमने डबल कर दिया। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 300 ml। वाटर हमें H+ आयन प्रोवाइड नहीं करता है, नेग्लिजिबल प्रोवाइड करता है। तो वाटर से जो H+ आयन मिले हैं वो हमने 0 पुट कर दिए, नेग्लिजिबल पुट कर दिए। वाटर का वॉल्यूम हमने कितना लिया है? 500 ml। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमें निकालनी है, ये फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा 200 प्लस 300 500 प्लस 500 इक्वल टू 1000। एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर वॉल्यूम ml है तो यहाँ भी ml होना चाहिए, यहाँ भी ml और यहाँ भी ml। सोल्व करेंगे तो हमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी मिल जाएगी। ऐसे ही अगले न्यूमेरिकल में हमसे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछी गई है जब हम H2SO4 को HCl के साथ मिक्स कर रहे हैं, दोनों एसिड हैं, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3, क्योंकि हमने दो ही सॉल्यूशन को मिक्स किया। तो पहले सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन हमें दी हुई है 0.2, लेकिन H+ तो 2% है, इसलिए हमें इसका डबल करना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 100 ml, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया है। अगले केस में मोलैरिटी है 0.4, ये एक ही H+ आयन दे रहा है, तो 0.4 इंटू 1 0.4 ही रहेगा। वॉल्यूम कितना है? 400। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। फाइनल वॉल्यूम है 100 प्लस 400 मीन्स 500। सॉल्व कर लेंगे, हमें मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगी। व्हाट इज सोडियम chloride and potassium ion concentration when we mix 200 ml of 0.2 molar sodium chloride solution with 300 ml of 0.4 molar KCl solution। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो यहाँ पर भी हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं M1V1
प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3। हमें सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो हम पहले सॉल्यूशन में देखते हैं सोडियम कितना है। एक में 1 है तो 0.2 में 0.2 ही होगा। पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 200 ml, दूसरे में सोडियम है ही नहीं, इसलिए हमने उसको 0 पुट कर दिया। वॉल्यूम कितना लिया, 300 ml अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्योंकि मुझे यहाँ पर मोलैरिटी चाहिए, तो मैं इस टर्म को टोटल वॉल्यूम से ही तो डिवाइड करूँगा, V3 से ही तो डिवाइड करूँगा। तो यहाँ टोटल वॉल्यूम है 500, तो ये सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही सेकंड पार्ट, पहले में क्लोराइड एक ही है तो कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लेंगे, 0.2, वॉल्यूम 200 ml है। दूसरे में भी क्लोराइड एक ही है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.4, तो 0.4 का 0.4 ही रहेगा। वॉल्यूम कितना है, 300 ml अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर यहाँ क्लोराइड 2 होते तो मैं 0.4 इंटू 2 लिखता। तो क्लोराइड दोनों जगह प्रेजेंट है, तो दोनों जगह से हमने कंट्रीब्यूशन लिया। थर्ड केस की अगर हम बात करें, पोटाशियम आयन, पहले में तो प्रेजेंट ही नहीं है पोटाशियम, तो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन होगी 0 इंटू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड में पोटाशियम 1 है तो 0.4 में 0.4 ही होगा। वॉल्यूम 300 ml है अपॉन टोटल वॉल्यूम दैट इज़ 500। सोल्व कर लेंगे तो हमें पोटाशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। इस तरीके से हम इंडिविजुअल आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगला हम वो केस करने जा रहे हैं जब सॉल्यूशन रिएक्ट करता हूँ। रिएक्ट कब करेंगे, जब आप एसिड के अंदर बेस को मिक्स करेंगे। रिएक्ट करेंगे तो एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को कम करेंगे। तो हम एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो वो है N1V1, बेस के कैलकुलेट कर लेंगे, वो है N2V2। अगर एसिड ज़्यादा हुआ तो H+ बचेगा, बेस ज़्यादा हुआ तो OH नेगेटिव बचेगा। तो N1V1 माइनस N2V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम। मोड इसलिए लिया है क्योंकि कोई भी टर्म हम पहले लिख रहे हैं, बेस ज़्यादा हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अमाउंट तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, इसलिए हमने मोड यूज़ कर लिया। तो जब रिएक्शन हो रही है तो हम माइनस कर रहे हैं। और यहाँ पर आप सिर्फ नॉर्मेलिटी वाला केस यूज कर सकते हो, मोलैरिटी वाला केस यूज नहीं कर सकते। जैसे इस न्यूमेरिकल को हम देखें, व्हाट इज नेचर ऑफ सॉल्यूशन and concentration of excess ion when 200 ml of 0.2 molar H2SO4 mixed with 300 ml of NaOH। तो यहाँ पर हम मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H+ निकालते हैं, मोलैरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन ml। मोलैरिटी 0.2 है, ये 2 H+ आयन दे रहा है, इसलिए इसका बैलेंस फैक्टर 2 होगा। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 200 ml। तो सोल्व कर रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है 80 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। ऐसे ही हम मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकाल लेते हैं, मोलैरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन ml। मोलैरिटी है 0.1, बैलेंस फैक्टर है 1, वॉल्यूम है 300 ml। सोल्व कर रहे हैं तो 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो आप देख सकते हैं एसिड बेस से ज़्यादा है, इसका मतलब H+ बचेंगे। तो जो डिफरेंस है 80 माइनस 30 मीन्स N1V1 माइनस N2V2, उसको हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर कितना है, 200 प्लस 300 500। तो जब हम इसे सोल्व कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है 0.1 मोलर। क्योंकि देखो वैसे तो ये नॉर्मेलिटी आनी चाहिए, मोलैरिटी हम सेम कह सकते हैं क्योंकि H+ का बैलेंस फैक्टर 1 है। किसी भी कंपाउंड में हम इक्वल कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, कोवलेंट एंड आयोनिक। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर आपको ध्यान रखना है सभी एलिमेंट के ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे, जितने भी एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट हैं। आयनिक दो पार्ट से बना होता है, केटायन एंड अनायन। तो हम यहाँ पर कहेंगे केटायन के ग्राम इक्विवेलेंट और अनायन के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। और ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं,
गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इसके अलावा हम एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड क्या होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ अनायन, अगर हमें कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़े। अगर वो कोवैलेंट है तो उस केस में सभी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट का आप सम कर दें। तो एक मेटल क्लोराइड में मेटल और क्लोरीन 1:2 में, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारी अप्रोच क्या रह सकती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल हम कैसे निकाल सकते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास मान लो मेटल का E है, क्लोरीन का मास कितना है 2 और इसका इक्विवेलेंट मास कितना है 35.5। देखो हम जानते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, क्योंकि मास रेशो 1:2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैंने इसका मास 1 माना तो इसका मुझे 2 लेना पड़ेगा, अगर मैं इसका 10 मान रहा हूँ तो इसका 20 लेना पड़ेगा। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। मेटल का निकालना जो हमने ये अज्यूम कर लिया। क्लोरीन का हम जानते हैं एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, एटॉमिक वेट 35.5 है और वैलेंसी यहाँ पर 1 है, तो इसलिए इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का 35.5 होगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हमें मिल रहा है 35.5/2 मीन्स 17.75। ऐसे एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, कह रहे हैं कि A1 ग्राम ऑफ मेटल से हमें A2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड मिल रहा है। तो ऑक्साइड का मास है A2 ग्राम, इसमें मेटल कितना है जो ऑक्साइड बनाने के लिए हमने यूज किया था, तो ऑक्सीजन कितना होगा A2 माइनस A1। तो यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है मेटल का, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो मेटल का मास कितना है A1 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल E। ऑक्सीजन का मास कितना है A2 माइनस A1। इक्विवेलेंट वेट ऑफ O कितना होगा, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। ये है जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 8A1 अपॉन A2 माइनस A1। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। रिएक्शन में हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जब भी कोई भी रिएक्शन हो, कुछ भी बैलेंसिंग बन रही हो, कुछ भी फॉर्मूला बन रहा हो, तो हम ये कहेंगे पहले रिएक्टेंट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट कंज्यूम हुए दूसरे के भी उतने ही कंज्यूम्ड होंगे, अगर तीसरा है तो उसके भी उतने ही कंज्यूम्ड होंगे, जो प्रोडक्ट बना है उसके भी उतने ही बनेंगे। तो यहाँ पर बैलेंसिंग का कुछ लेना देना नहीं है, जबकि मोल कॉन्सेप्ट में हम बैलेंसिंग का यूज करते थे। तो रिएक्शन में जब हमें यूज करना पड़ता है तो हम इसका यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर इसने बोला है कि 20 ml ऑफ 0.4 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस एसिड। इस इंफॉर्मेशन का यूज कर हमें एसिड सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहूँगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस मस्ट बी इक्वल टू
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। बेस यहाँ पर पहला रिएक्टेंट है, एसिड यहाँ पर दूसरा रिएक्टेंट है, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रिएक्ट करने चाहिए। अब ग्राम इक्विवेलेंट हम निकाल कैसे सकते हैं? अगर हमें नॉर्मेलिटी पता हो तो हम वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में लेना चाहते हैं तो ये मिलीग्राम इक्विवेलेंट आएगा। ऐसे यहाँ पर भी वॉल्यूम हमें दे रखा है, एसिड का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 40 ml, बैलेंस फैक्टर 2 दिया हुआ है क्योंकि इसमें डाइबेसिक एसिड बोला हुआ है। मोलैरिटी हमें निकालनी है, इसकी नॉर्मेलिटी हमें दे रखी है। नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है? 0.4, और वॉल्यूम दिया हुआ है 20। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगी। कौन से वाले की? एसिड सॉल्यूशन की। तो ये रिएक्शन वाला केस है, तो हमने यहाँ पर अप्रोच क्या लगाई है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस रिएक्टेड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्टेड। क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर ml है तो मैं यहाँ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ले रहा हूँ, और मिलीग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हम या तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml यूज करेंगे, या मोलैरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन ml। ऐसे ही क्वेश्चन और देखते हैं। 20 ml of 0.1 नॉर्मल बेरियम क्लोराइड इज मिक्सड विद दिस, कितने ग्राम बेरियम सल्फेट बना? तो यहाँ पर मैं पहले तो चेक कर लेता हूँ बेरियम क्लोराइड के मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, नॉर्मेलिटी हमें दी हुई है 0.1, वॉल्यूम दिया हुआ है 20, तो ये 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है। ऐसे ही एल्युमिनियम सल्फेट के मिलीग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.2, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 30, तो ये 6 मिलीग्राम इक्विवेलेंट मिल रहा है। अगर हमें मोलैरिटी दी होती तो हमें बैलेंस फैक्टर का यूज करना पड़ता। बेरियम क्लोराइड का बैलेंस फैक्टर कितना है? 2, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली नॉर्मेलिटी दी हुई है तो हमें बैलेंस फैक्टर की अभी जरूरत नहीं पड़ रही है। और बेरियम सल्फेट का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 2, एल्युमिनियम सल्फेट का कितना होगा? 6। अगर मोलैरिटी वगैरह दी होती तब हमें उसकी जरूरत पड़ती। अब देखो, जिसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, और जिसके ज़्यादा होंगे वो एक्सेस रिएजेंट होगा। प्रोडक्ट कितना बना है वो कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग एजेंट। तो बेरियम सल्फेट कितना बना है, अभी हमने पीछे पढ़ा था सबके मिलीग्राम इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। रिएक्टेंट कितना ख़त्म हुआ, प्रोडक्ट कितना बना, तो बेरियम सल्फेट कितना बना होगा? 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। अब हमें इसको मास में कन्वर्ट करना है। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालते हैं? मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर। बेरियम सल्फेट का मोलर मास है 233, बेरियम 137, सल्फर 32, 4 ऑक्सीजन है 64, सम करेंगे तो 233 आ जाएगा। सल्फेट के पास -2 है, बेरियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो इसके पास +2 होगा, और आपने सॉल्ट में पढ़ा ही था जितना पॉजिटिव या जितना नेगेटिव टोटल उतना ही बैलेंस फैक्टर होता है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, कितना बेरियम सल्फेट बना हमें पता चल जाएगा। तो रिएक्शन में हमें ऐसे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आप इससे रेलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप दैट आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही कवर करने जा रहे हैं।